नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और चर्चा है लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के विधायक दल के नेतृत्व को लेकर अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई है। ये सारी वजहें जो है 13 मई को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले की राजनीतिक गतिविधियों की वजह से तेज हो गई है। तमिलनाडु में सियासी संकट उस वक्त और गहरा गया ऐसा लगता है विपक्ष का, जब एआईएडीएमके के विधायक दो गुटों में बंटकर विधानसभा पहुंचे। एक गुट का नेतृत्व पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि और केपी मुनुस्वामी कर रहे हैं, जबकि दूसरा गुट पार्टी महासचिव और विपक्ष के नेता एडापड्डी के पलानीस्वामी के साथ खड़ा नजर आया। विधानसभा में दोनों गुटों ने अलग अलग पत्र प्रोटेम स्पीकर को दिया। एक पक्ष ने ईपीएस को विधायक दल का नेता घोषित करने की मांग की, जबकि दूसरे गुट ने सीवी षणमुगम को फ्लोर लीडर मानने की अपील की है। सूत्रों के मुताबिक ईपीएस गुट के पास करीब 17 विधायकों का समर्थन बताया जा रहा है, जबकि षणमुगम खेमे में लगभग 30 विधायक हैं। इससे में पार्टी में गहरी दरार साफ नजर आ रही। इस बीच फ्लोर टेस्ट से पहले की राज्य की राजनीति में हलचल और बढ़ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने एक अहम राजनीतिक कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विजय थेलापति ने एक अहम कदम उठाते हुए विपक्ष के नेताओं और सहयोगी नेताओं से मुलाकात की है। सरकार ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे राजनीतिक बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में मुख्यमंत्री विजय थेलापति ने पिछली सरकार जो कि द्रमुक्त थी पर राज्य के बढ़ते कर्ज को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिससे सियासी तनाव बढ़ गया था। इसके अलावा अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके भी राजनीतिक चर्चा में बनी हुई है, जिससे तमिलनाडु की राजनीति दिलचस्प हो गई है। कुल मिलाकर तमिलनाडु में सत्ता और विपक्ष दोनों ही खेमों में हलचल तेज है। सभी की नज़र कल 13 मई के फ्लोर टेस्ट पर है, जो यह तय करेगा कि राज्य की राजधानी किस दिशा में जा रही है। बहरहाल अच्छी बात यह है कि विजय थेलापति ने मुख्यमंत्री के बनने के बाद एम के स्टालिन और वाइको लोगों से घर जाकर मुलाकात की, जो बड़ी अच्छी बातें बताई जा रही है। सिनेमा इंडस्ट्री से इस वक्त बड़ी आर्थिक खबर सामने आई। देश की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर आइनॉक्स ने तिमाही नतीजों में ज़बरदस्त वापसी की है। कंपनी जो पिछले साल घाटे में थी, अब भारी मुनाफे में आ गई ऐसा लगता है। पीवीआर आइनॉक्स ने चौथी तिमाही में करीब 187 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में कंपनी को लगभग 125 करोड़ का घाटा था। यानी कंपनी ने सिर्फ एक साल में दमदार रिकवरी करते हुए वित्तीय तस्वीर पूरी तरह बदल डाली। पूरे वित्त वर्ष के नतीजों में भी सुधार देखने को मिला है, जिनमें सिनेमा घरों में बढ़ती ऑक्यूपेंसी यानी लोगों की तादाद और कंटेंट परफॉर्मेंस का बड़ा योगदान माना जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो कंपनी की इस वापसी के पीछे 3 अहम वजह बता रहे हैं। पहला, मिड बजट फिल्मों की मजबूत परफॉर्मेंस, जिसने थिएटर फुटफॉल को बढ़ाया है, थिएटर में आने वाले लोगों को बढ़ाया है। दूसरा, कंपनी ने ऑपरेशनल कास्ट में भारी कटौती की है, जिसमें प्रति स्क्रीन कर्मचारियों की संख्या कम की गई। और तीसरा, बड़े सितारों की फिल्मों के बजाय अब दर्शक कंटेंट ड्रिवन फिल्मों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉक्स ऑफिस पर अब मिड बजट फिल्मों का दबदबा बढ़ रहा है। 100 से 200 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है, जबकि बड़े स्टार्स वाली मेगा फिल्मों का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है। कुल मिलाकर पीवीआर आइनॉक्स की रिकवरी न सिर्फ कंपनी के लिए राहत की खबर है, बल्कि पूरे थिएटर बिजनेस के लिए भी एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। नज़र इस बात पर है कि आने वाले महीनों में बॉक्स ऑफिस ट्रेंड क्या नया मोड़ लेती है, कितना मुनाफा देती है। दुनिया भर के सिनेमा वालों का सबसे प्रतिष्ठित मंच कैंस फिल्म फेस्टिवल एक बार फिर ग्लैमर, कला और इंटरनेशनल सिनेमा का सबसे बड़ा संगम लेकर आ रहा है। 12 से 23 मई तक फ्रांस के फ्रेंच रिवेरा में रेड कारपेट पर दुनिया की निगाहें टिकी है। कैंस
सिर्फ एक फिल्म फेस्टिवल नहीं बल्कि दुनिया के सिनेमा की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। यहाँ हर साल फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ साथ फैशन, कल्चर और ग्लोबल स्टार पावर का अनोखा मेल देखने को मिलता है। इस बार भी हॉलीवुड से लेकर एशिया तक कई बड़ी फिल्मों की प्रीमियर स्क्रीनिंग होगी। भारत की मौजूदगी इस साल और भी मजबूत नजर आ रही है। रेड कारपेट पर जो नज़र आने वाली हैं उसमें आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन, मौनी राय, अदिति राव हैदरी और एहसास चन्ना मुख्य है। इस साल सबसे खास डेब्यू रहेगा तारा सुतारिया का, जो पहली बार कांस के रेड कारपेट पर उतरेगी। इस बार कांस में भारतीय रीजनल सिनेमा की मजबूत झलक देखने को मिलेगी। इंडो अमेरिकन फिल्म बॉम्बे स्टोरीज की स्क्रीनिंग में मौनी राय की मौजूदगी रहेगी। वहीं क्लासिक सेक्शन में मलयालम फिल्म अम्मा अरियान को भी जगह मिली है। पंजाबी सिनेमा से एसी विर्क, गुजराती फिल्मों से मानसी पारेख और मराठी सिनेमा के कई कलाकार कांस में भारत की विविधता को दुनिया के सामने पेश करेंगे। भारतीय सिनेमा के लिए इस बार कांस और भी खास है। पायल कबाड़िया को इस साल जूरी सदस्य बनाया गया, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। वहीं आशुतोष गोवारिकर ऑफिशियल डेलीगेट के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत पहले भी कांस में जूरी और अवार्ड्स के जरिए अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। कांस फिल्म फेस्टिवल का इतिहास दशकों पुराना है और यह दुनिया की सम्मानित फिल्म प्लेटफॉर्म में से एक है। यहाँ से निकलने वाली फिल्में और ट्रेंड्स पूरी ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री की दिशा तय करते हैं। ग्लैमर, सिनेमा और संस्कृति का यह महासंगम एक बार फिर दुनिया को जोड़ने के लिए तैयार है और बिला शक इस बार भारत की मौजूदगी पहले से कहीं ज़्यादा चमकदार कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर आ रही है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया है। परीक्षा की नई तारीखें जल्द जारी की जाएंगी। एनटीए ने बताया कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ये फैसला लिया गया है। यह कदम परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की आशंका के बाद उठाया गया है। देश भर में लाखों छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। जांच में सामने आया कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक होने की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान में कुछ छात्रों के पास हाथ से लिखा हुआ गेस्ट पेपर मिला, जिसमें असली परीक्षा से मिलते जुलते सवाल पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक कई सवाल, कुल मिलाकर करीब 600 नंबर तक के प्रश्न परीक्षा से पहले ही छात्रों तक पहुंच गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने कार्रवाई तेज कर दी है। 10 मई को देहरादून, सीकर और झुंझुनू में छापेमारी कर 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ा कैरियर काउंसलर भी शामिल बताया जा रहा है। जांच के मुताबिक ये गैस पेपर एक एमबीबीएस छात्र द्वारा 1 मई को सीकर भेजा गया था, जिसके बाद ये एक पीजी संचालक के जरिए छात्रों तक पहुंचा। धीरे धीरे यह नेटवर्क कई लोगों तक फैल गया, जिससे परीक्षा की शुचिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। फिलहाल एनटीए ने परीक्षा रद्द कर दी है, नई तारीखों का इंतजार है। लेकिन इस पूरे मामले ने देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर एक दाग लगा दिया है और उनकी पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज नर्सेस डे है। जी हाँ, जिन्हें हम बेहद इज्जत से सिस्टर भी बोलते हैं। और देखा जाए तो हम लोगों की बीमारी के वक्त हम लोगों की सबसे ज़्यादा खिदमत सेवा करने वाली इन हस्तियों को आज हम नमन कर रहे हैं। आज हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने सेवा को एक पेशा नहीं बल्कि मानवता का मिशन बना दिया। जी हाँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग की जननी कहा जाता है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत। इटली के फ्लोरेंस शहर में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक बेहद संपन्न ब्रिटिश परिवार से थी। उनके पास धन, शिक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में ही तय कर लिया कि उनका जीवन केवल घर परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। उस दौर में महिलाओं के लिए नर्सिंग को एक सम्मानजनक काम नहीं मानते थे, फिर भी उन्होंने इस परंपरा को चुनौती दी। फ्लोरेंस को उनके पिता ने घर पर ही उच्च शिक्षा दिलाई।
जिसमें गणित, इतिहास, दर्शन शास्त्र और कई भाषाएं शामिल थी। इसके बाद उन्होंने 1851 में जर्मनी के कैसरवर्थ संस्थान से नर्सिंग का औपचारिक प्रशिक्षण लिया और सेवा कार्य की शुरुआत की। 1854 में क्रीमिया युद्ध के दौरान फ्लोरेंस घायल सैनिकों की मदद के अस्पताल पहुंची। उस वक्त अस्पतालों की हालत बेहद खराब थी, गंदगी, संक्रमण और संसाधनों की भारी कमी। उन्होंने तुरंत सफाई अभियान शुरू किया, वेंटिलेशन सुधारा, पानी की व्यवस्था ठीक की और मरीजों की देखभाल को व्यवस्थित किया। इसी के बाद मृत्यु दर 40% से घटकर मात्र 2% रह गई। इसी काम ने उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से अमर बना दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल सिर्फ एक नर्स नहीं थी, बल्कि एक सुधारक और वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्तित्व की पूरे गुण थे उनमें। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन में स्वच्छता और डेटा आधारित निर्णयों की नींव रखी, आंकड़ों को समझाने के लिए शुरुआती सांख्यिकी चार्ट का उपयोग किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन हमें सिखाता है कि अगर उद्देश्य सच्चा है तो व्यक्ति पूरी व्यवस्था बदल सकते हैं। उनकी विरासत आज भी आधुनिक नर्सिंग की रीढ़ बनी हुई है और आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर नर्सिस डे के तौर पर पूरे का पूरा विश्व उन्हें नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। आज की चर्चा में इतना ही। आप हमें बताइएगा, अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिएगा कि चर्चा है आपको कैसा लगता है। इजाज़त दीजिए, शकील साजिद को नमस्कार।